ताला मिसाइल है, मिसाइल। ग्यारह सितंबर 2025 की सुबह तकरीबन 5:45 के दरमियान जब लोग मस्जिद नबी में फजर की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। इसी दौरान आसमान में एक रोशन मिसाइल जैसी चीज नजर आई जो मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब मौजूद थी। उस वक्त वहां मौजूद मकामी लोग और दुनिया भर से आए हुए जायरीन इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया है। बहुत से लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और कुछ ही देर में ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शुरुआत में जब मैंने खुद इन वीडियोस को देखा तो मुझे लगा ये कोई AI जनरेटेड फेक वीडियोस है, लेकिन जब मैंने इस मामले पर न्यूज में तहकीक की तो पता चला कि ये इंसिडेंट हकीकत में वाकई पेश आया है। हालांकि उस वक्त तक सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि लोग सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन ना करें और हकीकत जानने के लिए सऊदी अरब की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करें। फिलहाल मामले की तहकीक चल रही है, लेकिन वीडियोस को गौर से देखने और न्यूज रिपोर्टर्स को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। दरअसल ये एक मिसाइल थी जिसे सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिराया था। वो जोरदार धमाका दरअसल इसी इंटरसेप्ट का नतीजा था। सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वाकये में किसी की जान और किसी का माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इसको जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा, यानी कि 9 सितंबर को इजराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट्स की मदद से कतर की राजधानी दोहा के अंदर एक इमारत पर हमला किया। इजराइल का दावा था कि इस बिल्डिंग के अंदर हमास के रहनुमा मौजूद थे। कतर ने शुरुआत में कहा कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि इस मामले में कम से कम 6 लोग मारे गए, जिसमें हमास के कुछ अफराद और कतर के सिक्योरिटी अफसर शामिल थे। हालांकि सीनियर हमास रहनुमा जैसे खालिद मशाल और खलील अल हया उस वक्त बच गए। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सिर्फ कतर पर ही हमला नहीं किया, बल्कि 3 दिन यानी 72 घंटों के अंदर इजराइल ने कुछ 6 मुल्कों पर हमले किए। इन मुल्कों में कतर, यमन, गाजा, शाम, लेबनान और टूनिशिया शामिल थे। मतलब कि इजराइल ने सिर्फ 3 दिन में कई देशों पर हमले किए थे। अब इस पूरे सूरत हाल का सबसे बड़ा ताल्लुक यमन से है। इजराइल ने यमन के शुमाली इलाके मसलन अल जौफ और सना में हुती ग्रुप के ठिकाने, फौजी मरकज और फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुती ग्रुप है कौन? दरअसल हुती एक जैदी शिया ग्रुप है। ये ईरान या इराक के अशरी शिया जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ इनके गहरे ताल्लुकात बन चुके हैं। ईरान और लेबनान की हिजबुल्लाह आज इनको माली और फौजी सपोर्ट मुहैया कराते हैं। 2014 में हुतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और वहां के सदर मंसूर हादी को बेदखल कर दिया था। चूँकि यमन सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है और दोनों की सरहदें आपस में मिलती हैं, इसलिए सऊदी अरब को ये खतरा महसूस हुआ कि ईरान का समर्थक ये ग्रुप कल को सऊदी के अंदर भी दाखिल हो सकता है। इसी खतरे की वजह से 2015 में सऊदी अरब ने यमन में फौजी दखल अंदाजी शुरू की। उस वक्त से लेकर आज तक हुती ग्रुप अक्सर सऊदी के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करता रहा है और उसके जवाब में सऊदी अरब यमन पर हवाई हमले करता रहा है। अब जब हाल ही में इजराइल और गाजा का तनाजा बढ़ा तो हुतियों ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो फलस्तीन की हिमायत में इजराइल पर हमले करेंगे। इसके बाद हुतियों ने रेड सी और अरब सागर के रास्ते इजराइल या इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग बुरी तरह मुतासिर हुई, खासकर सुएज कैनाल के रास्ते जाने वाली शिपिंग। हुती ग्रुप कई बार यमन से इजराइल की तरफ लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल और ड्रोन छोड़ चुका है, लेकिन ज्यादातर को अमेरिका बेसिस और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। यही वजह है कि खतरों के मुताबिक ये मुमकिन है कि इस बार हुतियों ने अपनी मिसाइल का रास्ता बदल कर रेड सी के बजाय सऊदी अरब की सरहद को इस्तेमाल करने की कोशिश की हो, लेकिन सऊदी एयरफोर्स और वहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस ने उन मिसाइलों को अपनी हुदूद के अंदर ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश की हो। और शायद यही वजह है कि हमें मस्जिद नबी के करीब वो मंजर देखने को मिला। हालांकि अब तक सऊदी ऑफिशियल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हो सकता है ये कोई स्पाई ड्रोन भी हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरब को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इजराइल के मामले पर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा अपनी कमजोरी और बिखराव का शिकार है। सऊदी अरब पहले ही यमन की जंग से थक चुका है
और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इजराइल और हुतियों की लड़ाई में उसे भी घसीटा जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इजराइल सीधा सऊदी अरब को दुश्मन समझकर इस जंग में उसको भी निशाना बना सकता है। अब मैं आपको एक और अहम नुक्ता बताता चलूं। इजराइल का असल मकसद हमास को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो 1967 की 6 दिन की जंग को दोहराना चाहता है। 5 जून से लेकर 10 जून तक 1967 के दरमियान इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और शाम को एक साथ शिकस्त दी थी। उस वक्त इराक, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया और सूडान वगैरह ने फौजी मदद भेजी थी, लेकिन फिर भी इजराइल ने अमेरिका की मदद से सबको हरा दिया। उस जंग के बाद इजराइल ने गजा पट्टी, मशरिकी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और शाम के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। बाद में यूनाइटेड नेशन की करारदाद के बाद सिनाई का इलाका इजराइल ने 1979 में मिस्र को अमन मुआहदे के तहत वापस कर दिया और गजा पट्टी से 2005 में अपनी आबादियां और फौजी अड्डे निकाल लिए। लेकिन वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम आज तक इजराइल के कब्जे में है और गोलान हाइट्स को भी इजराइल ने 1981 में अपने कानूनी हिस्से का ऐलान कर दिया था। हालांकि दुनिया ने उसे मान्यता नहीं दी। आज इजराइल वही तारीखी दोहराना चाहता है। वो चाहता है तमाम मुस्लिम मुल्कों को एक साथ लड़ाई में उलझाकर एक ही झटके में सबको शिकस्त दे और अपने ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करे। और इस वक्त उसे इससे बेहतर मौका शायद ही मिले, क्योंकि पूरे उम्मत मुस्लिमा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत बुरी तरह से बिखर गई है। बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क अपनी अपनी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब यमन में उलझा हुआ है। तुर्की और ईरान एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ईरान और सऊदी की दुश्मनी जग जाहिर है और बाकी मुल्क अपने अपने मसलों में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही हल बचता है और वो है मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद। हमें फिर से एक उम्मत बनना होगा, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर गए थे। हमें फिरका परस्ती, नस्ल परस्ती और अपनी अपनी जातीय सियासत को छोड़कर एक होना होगा। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इस काम को अंजाम देने के लिए तुर्की और मलेशिया जैसे न्यूट्रल मुल्क बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये मुल्क सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास एक मजबूत इदारा मौजूद है जिसे OIC कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बस जरूरत है कि इसे दोबारा स्ट्रक्चर किया जाए और सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे पूरा यकीन है कतर पर हालिया हमले के बाद मुस्लिम दुनिया को जो झटका लगा है वो शायद इस गफलत से जगाने के लिए काफी होगा और उम्मत मुस्लिमा अब एकजुट होकर खड़ी होगी। हमने देखा कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरबिया जैसे बड़े बड़े मुल्कों ने कतर पर इजराइल हमले की मजम्मत की और उनका साथ देने का ऐलान किया। और इजराइल को ये याद रखना चाहिए कि ये 1967 नहीं बल्कि 2025 है। आज कई मुस्लिम मुल्क इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अगर सब एक साथ खड़े हो जाए तो इजराइल को सफा हस्ती से मिटाया जा सकता है। हाल ही में ईरान और इजराइल की जंग में हमने इसका एक छोटा सा नमूना भी देख लिया है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उम्मत के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद है। बस हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें तौहीद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।